एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग सोचना पसंद नहीं करते हैं। उल्टे इनकम टैक्स का नाम आते ही हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में टैक्स से जुड़े मामले इतने पेचीदा होते हैं? कम से कम टैक्स गुरु में तो हम ये बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि हम आपके लिए टैक्स की टेंशन दूर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, हाजिर है टैक्स बचाने में आपकी मदद करने वाला आपका ही पसंदीदा शो टैक्स गुरु। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ये शो ताकि आपके इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको मिलता रहे। और इनकम टैक्स को आसान बनाते हैं हमारे और आपके टैक्स एक्सपर्ट यानी टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, जिनके लिए हमेशा एक ही लाइन में बोलती हूं कि टैक्स से जुड़ा शायद ही कोई सवाल होगा जिसका जवाब लखोटिया जी के पास नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन खास टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर। पता करेंगे वसीयत के ई रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ नई बातें, सुलझाएंगे एक दर्शक की होम लोन से जुड़ी उलझन कि पोजेशन मिलने से पहले चुकाए लोन की रकम पर छूट मिलेगी या नहीं, और जानेंगे कि अगर किसी के पास पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट है तो क्या वो अपने नाम से निजी बैंक में दूसरा पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है या नहीं। तो ये सारी काम की बातें होंगी, लेकिन शुरुआत भी करेंगे एक बहुत ही काम की बात से। लखोटिया जी हमेशा कहते हैं वसीयत बनाना कितना जरूरी है। वसीयत बनाना जितना जरूरी है इसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, लेकिन अब वसीयत को रजिस्टर करने का एक नया तरीका आ रहा है, ई रजिस्ट्रेशन। और लखोटिया जी बताइए, ये ई रजिस्ट्रेशन कैसे मदद करने वाला है उन लोगों की जो वसीयत बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, अब बात करें अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की, तो जनरली सब रजिस्ट्रार ऑफिस, उसकी जगह नया हो गया ई सब रजिस्ट्रार ऑफिस। पर्टिकुलरली न्यू दिल्ली में 10 ऐसे ऑफिसेज बन गए हैं और मेरे ख्याल से भारत में पहली बार इतने शानदार ऑफिसेज बने हैं, ई सब रजिस्ट्रार ऑफिस। हमारे दर्शकों को जरा बतला दे कि जब रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो रजिस्ट्रार का वो ऑफिस है जहां पर जनरली हम और आप जाके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, परंतु वहीं पर ही हम अपनी वसीयत भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ई सब रजिस्ट्रार ऑफिस में धक्का मुक्की का कोई काम बिल्कुल नहीं है। एडवांस में अपॉइंटमेंट आप लो आपकी कन्वीनियंस से, और साथ ही साथ जब बात होती है वसीयतनामे के बारे में तो आपको ये जान के खुशी होगी कि यहां के सब रजिस्ट्रार जब वसीयत बना रहे हैं आप, तो आपको पूछेंगे, भाई साहब आपने ये वसीयत बनाई है ना, शांत दिमाग से बनाई है ना, आपने ही साइन किया है ना। और साथ ही साथ जो आपके साथ विटनेस गए हैं उनसे भी पूछेंगे, मिस्टर विटनेस आपके सामने इस व्यक्ति ने सिग्नेचर किया या नहीं किया। और इसके बाद सेकंड विटनेस से भी पूछेंगे कि भैया आपके सामने सिग्नेचर किया या नहीं किया। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है, ये सारी बातें रिकॉर्डेड हो रही है वसीयत की बातें। और जब रजिस्ट्रार जब साहब के सामने जो बात कर रहा है व्यक्ति वसीयत बनाने वाला और विटनेस, सारी की सारी बातें रिकॉर्डेड है और जरूरत होने से आने वाले समय में काम आएगी कोर्ट में। इसका कहने का मतलब सीधा यह है, जो लोग अब वसीयत बनाने वाले हैं किसी प्रकार की चिंता बिल्कुल भी नहीं, फायदा ही फायदा। वसीयत बनाए सब रजिस्ट्रार, ई सब रजिस्ट्रार ऑफिस न्यू दिल्ली। पर कई बार आप ये भी सोचेंगे कि दिल्ली में तो 10 ही ऑफिस है, मेरा एरिया वहां पड़ता है जहां पर ई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या करूं मैं? लीगली आप वसीयत बना सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वसीयत से जुड़े कुछ सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं और अपना सवाल पूछने के लिए गाजियाबाद से दयानंद प्रसाद जी हमारे साथ हैं। दयानंद प्रसाद जी नमस्ते, स्वागत है टैक्स गुरु में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते लखोटिया जी। नमस्ते जी प्रसाद जी। हम ये जानना चाहते हैं कि वसीयत में क्या चल और अचल संपत्ति दोनों का ही विवरण लिखा जाता है या केवल अचल संपत्ति का? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। वसीयत मेरा मतलब है मेरी सारी संपत्ति वर्ल्ड ओवर, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, सभी का डिटेल इसमें लिखना जरूरी है। इरशाद खान जी का अगला सवाल लेते हैं। मई 2013 में एक फ्लैट खरीदा जिसका पोजेशन इन्हें जनवरी 2014 में मिला है। इरशाद जानना चाहते हैं कि पोजेशन मिलने से पहले ही उन्होंने जो लोन और प्रिंसिपल चुकाया, क्या उन्हें उस रकम पर छूट मिलेगी या फिर जनवरी से मार्च 2014 की लोन रीपेमेंट और ब्याज पर ही छूट ले सकते हैं? ले सकते हो पूरे साल पे, क्योंकि इस साल आपने चाहे जनवरी में कंप्लीट हुआ तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। पूरे साल भर का जो भी आपने पेमेंट किया, रीपेमेंट ऑफ द लोन या जो ब्याज दिया 1.5 लाख तक का ब्याज, पूरा बेनिफिट मिलेगा। और ये चिंता न करें क्या करूं मुझे तो 1 क्वार्टर का बेनिफिट मिलेगा, नहीं, पूरे साल का मिलेगा।
और अब कोलकाता से कार्तिक कुमार मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रिटर्न में गलत पैन नंबर की समस्या इन्हें सता रही है। मलिक जी, बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलो मिस्टर मलिक, बोलिए। अच्छा, मेरा तो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अच्छा जी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक हमारा असेसमेंट क्लियर है। हाँ हाँ। लेकिन 10-11 फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स था, हाँ जी, तो हमारा कंसल्टेंट उसमें चालान में गलत पैन नंबर दिया है बाय मिस्टेक करके। ठीक है। पैन नंबर का लास्ट 2 वर्ड 12 था, उन्होंने 21 लिखा है। ओके। तो हमको बोला था कि बाद में जो हम करेक्ट कर दिया, लेकिन हुआ नहीं। हम 13 अप्रैल 2 साल बाद देखा ये सिस्टम में आउटस्टैंडिंग डिमांड में शेयर देखा रहा है। समझ गया जी, कुल मिला समझ गए आपकी बात। कहने का मतलब है पैन नंबर गलत लिखने की वजह से, अब गलती आपकी हो या कंसल्टेंट की हो, गलती तो गलती है। इसके लिए क्या करना है आपको, आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को डिटेल्स दे दे कि हमने गलती से ये पैन नंबर लिख दिया, हमारा ये पैन है, और जो आपके पास चालान है उसके सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अपने आयकर अधिकारी को दे दे। इससे क्या होगा आपका फायदा, आपका पुराने अमाउंट जो ड्यू दिखा रहे हैं उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। अगर आपकी गलती भी तो नहीं है, केवल पैन नंबर गलत कोट हुआ है, उसमें इतनी चिंता बिल्कुल न करें। पर आगे से ध्यान रखें, हमेशा पैन नंबर चाहे कंसल्टेंट भरे या आप भरे, डबल चेक कर ले। आधा मिनट से कम समय लगेगा, पर आने वाले समय में आपके लिए फायदा। यानी एक बार रिवाइज जरूर करें, खुद से रिवीजन करें आपने क्या भरा है, और शायद ये गलती पकड़ी जाती है और आप इतने परेशान नहीं होते। इसी के साथ टैक्स गुरु में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद टैक्स गुरु से जानेंगे वसीयत को रजिस्टर करवाना क्यों और कितना जरूरी है आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। टैक्स को हम बनाते हैं आपके लिए आसान, ताकि टैक्स के नाम से आपको टेंशन थोड़ा सा कम हो। टैक्स गुरु हमेशा बताते हैं कि वसीयत बनाना जरूरी है, लेकिन एक सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कई बार, और यही सवाल रखते हैं लखोटिया जी के सामने। लखोटिया जी, क्या वसीयत को रजिस्टर करवाना भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि ये तो एक फैमिली का अंदरूनी मामला है, रजिस्टर नहीं भी करवाए तो कोई हानि है? हाँ, नहीं कराएंगे तो 150-500 रुपए बच जाएंगे, ये तो फायदा है। पर क्या आप चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे कलयुग के बच्चे या कलयुग के रिश्तेदार हमारी वसीयत को चैलेंज करें, झंझट करें, आपस में झगड़ा करें? क्या चाहते हो आप? नहीं बाबा, नहीं, झगड़ा तो अब नहीं चाहते। तो बेस्ट है, वैसे लीगली वसीयत रजिस्ट्री करें या नहीं रजिस्टर्ड कराएं, इन द आईज ऑफ द लॉ बिल्कुल वैलिड है। 2 विटनेस होंगे, कोई तकलीफ नहीं है। पर मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है, वसीयत हमेशा रजिस्ट्री कराओ। जी हाँ, वसीयत हमेशा रजिस्ट्री कराओ। और जो नए ई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो हम आज बात कर रहे थे वसीयत रजिस्ट्रेशन के बारे में, वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे भी आपको नगद जमा नहीं करने हैं, पहले से ही बैंक ड्राफ्ट लेके आना है। और वहां का सुखद वातावरण आपको इतना सुकून देगा कि मैं क्या बतलाऊं, कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, अभी मैं जब कोई 15-20 दिन पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया तो मैंने देखा एक 55 वर्षीय व्यक्ति जो हार्ट की प्रॉब्लम था, पिताजी थे, वो आए, अपना वसीयत करा रहे थे रजिस्ट्री। साथ में उनकी पत्नी थी, उसकी भी रजिस्ट्री कराए थे, और साथ में उनके 75 वर्षीय पिताजी भी थे, और साथ में उनके था 30 वर्षीय बेटा। पहली बार देखा परिवार के 4 व्यक्ति एक साथ एक ही दिन रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, तो क्या कर सकते हैं, जिंदगी में कभी कभी 360 डिग्री एक सेकंड में चेंज हो जाता है। हालत हो जाती है बीमारी की ऐसी कि उसमें ऑप्शन नहीं है। तो मेरा मानना है दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा, हमेशा परिवार के सभी व्यक्ति, उम्र से मतलब नहीं है, परिवार के सभी व्यक्ति जिनके नाम पे है संपत्ति, वसीयत बनाएं, वसीयत रजिस्ट्री करें, और चिंता न करें, जब चाहे ना मेरी वसीयत मैं बदल सकता हूं बिना किसी को पूछे। अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। नोएडा से राकेश कुमार राय जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, रिटर्न से जुड़ा इनका सवाल है। राकेश जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते लखोटिया जी। नमस्ते जी राकेश जी, बोलो जी। सर, मैंने एक 12-13 की ITR फाइल करी थी और मैंने फाइल करके बेंगलोर इसे भेज दिया था। अच्छा जी। एक्नॉलेजमेंट। हाँ हाँ। लेकिन सर वहाँ से कुछ आया नहीं, और ये साइट पे मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ पे ITR रिसीव्ड स्टेटस में दिखाता है। दिखाता है या नहीं दिखाता है? दिखाता है सर। दिखाता है तो सबसे पहले उसका प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपका ये सबूत हो गया
कि आपने भेजा और उनके वहां रिकॉर्डेड है। अब फॉर्मल रसीद वगैरह आपके नहीं आई तो इतनी चिंता की बात नहीं है। इसके बाद उस डिटेल्स को लेके आप उनको पत्र भेजो और लिखो कि आप कृपया हमको जल्दी से इसका एक्नॉलेजमेंट ऑफिशियल दीजिए। स्वाति डबराल जी का अगला सवाल, अपने भविष्य की ये प्लानिंग कर रही हैं, पैसे बचाना चाहती हैं। स्वाति जी ने 6 साल पहले एक पीपीएफ अकाउंट खोला था और जानना चाहती हैं क्या वो अब किसी प्राइवेट बैंक में दूसरा पीपीएफ अकाउंट खोल सकती हैं या नहीं, क्योंकि इनके पास पहले से एक पीपीएफ अकाउंट है। रुक जाओ, जी हाँ, वो पिक्चर का गाना याद रखो, रुक जा जाने वाले रुक जा। क्यों रुक जाऊं भैया? अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपने कहा कि मैं 5-6 साल से पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है, अब 5-6 लाख रुपए भी हो गए होंगे इकट्ठे। आपकी इच्छा है मैं नया पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस के बजाय किसी प्राइवेट बैंक में खोल लूं। बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। नुकसान, ये नुकसान, शुद्ध नुकसान। आप कहेंगे पीपीएफ अकाउंट खोलने में नुकसान कैसा? नुकसान इसलिए है कि कानूनी रूप से एक व्यक्ति केवल एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, पर मुझे क्या पता चलेगा मेरा बैंक अलग जगह है, मेरा पोस्ट ऑफिस अलग जगह है? जी नहीं, अगर पता चल गया तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं चलो मैं पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल के नए पीपीएफ अकाउंट में खोल के बैंक के पास वहां पूरा रुपए जमा करा देते हैं। बिल्कुल नहीं, डबल गलती हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने पुराना पीपीएफ अकाउंट बंद करके उसके 5-6 लाख रुपए को लेके नए पीपीएफ में जमा कराने की सोची, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से मैक्सिमम 1 लाख रुपए केवल जमा करा सकता हूं मैं। अब क्या करूं? आंसर चाहिए ना। आंसर ये है, आप अपने पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट इटसेल्फ, उसी अकाउंट को बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दें, ताकि वही अकाउंट पीपीएफ का जो पोस्ट ऑफिस में था वो आ जाएगा बैंक में। तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और आने वाले समय में इजी होगी आपकी लाइफ, क्योंकि बैंकिंग चैनल में पीपीएफ मैनेज करना बेहतर है इन कंपैरिजन विद पोस्ट ऑफिस। तो चलिए, स्वाति जी को हमने बचा लिया। गलती करने से एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, आप ट्रांसफर जरूर करवा सकती हैं, पर नया बिल्कुल ना खोलिए स्वाति जी। कुशल पटेल जी का अगला सवाल लेते हैं। कुशल अपनी सौतेली बहन के स्कूल का खर्च दे रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या वो बहन की ट्यूशन फीस पर सेक्शन 80C की छूट ले सकते हैं। बहन की फीस पे अनफॉर्चुनेटली क्या बतलाए, कानून ऐसा अंधा है। कानून बोलता है आप अपने बच्चों का दे सकते हो पेमेंट। अगर मेरे बच्चे होते तो अलग बात है, ये तो मेरी बहन है, सौतेली बहन, सौतेली हो या नहीं सौतेली हो, बहन के लिए अगर मैं पेमेंट करता हूं कोई स्कूल फीस आदि का, वो बेनिफिट मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और काम की बातें होंगी आपके लिए। जानेंगे डीटीसी यानी डायरेक्ट टैक्स कोड 2013 में क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं और इससे करदाताओं पर क्या असर पड़ेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर अब कुछ क्लैरिटी जरूर आ रही है सामने, और क्या क्लैरिटी आ रही है, करदाताओं को क्या मिलेगा और क्या खो रहे हैं, समझते हैं लखोटिया जी से। ऐसा आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से डायरेक्ट टैक्स कोड 2013, जिसका सरकार ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिटेल दे दिया। पर एक्चुअली मुझे तो पता नहीं आपको विश्वास है कि नहीं, मुझे तो हमेशा ही ओल्ड इज गोल्ड इस पे ही विश्वास है। क्योंकि अगर डायरेक्ट टैक्स का इतिहास देखें डीटीसी कोड का, तो सबसे पहले 2008-9 में जब आया तब करदाताओं को यह बताया गया कि 25 लाख रुपए की इनकम के बाद 30% लगेगा टैक्स, तो लोग खुश थे। पर आज जो डीटीसी 2013 गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आ गया है, उसकी कोई भी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। जी हाँ, यहां देश में एक तरफ इलेक्शन चल रहे हैं, महीने 1.5 महीने में नई सरकार आ जाएगी और वो सरकार नए नियम बनाएगी। क्या डीटीसी लाएगी, क्या इसी को रखेगी, किसी को नहीं पता। ऐसे हालात में जो डीटीसी कोड आपके पास गवर्नमेंट ने वेबसाइट में रखा है, मेरे हिसाब से उसका कोई भी औचित्य मूल्य नहीं है। पर हां, कुछ पॉइंटर्स पे आपको अगर अपोजिशन लगता है तो उसका अपोज आप कर सकते हैं। और एक दुख की बात यह है 35% एक अलग स्लैब होने की बात है। वहीं दूसरी तरफ वेल्थ टैक्स के दायरे में ढेर सारी चीजें आ जाएगी। पर एक मिनट, फायदे की बात है, वेल्थ टैक्स 50 करोड़ रुपए तक नहीं लगने वाला, ये अच्छी बात है। परंतु जब 50 करोड़ तक नहीं लगेगा, सिलेक्टेड लोगों पे लगेगा, तो सरकार को यह सोचना चाहिए ऐसी क्या जरूरत है वेल्थ टैक्स अलग से रखने की। वेल्थ टैक्स को डिलीट क्यों नहीं कर देते, बेहतर होगा।
और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो लग रहा है अभी, उसे भी बरकरार रखने की बात की जा रही है। पर एक मिनट, हमारे दर्शक इस बारे में बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि हमारा मानना है जो भी नई सरकार आएगी और जो हमारे वित्त मंत्री जी आएंगे, उनको हम एक ही बात बोलेंगे, वित्त मंत्री जी मेरा दुख तेरा, इसका जवाब दो। और इसी के अंदर मुझे भरोसा है डीटीसी या तो नया आएगा या ऐसा आएगा जो सारे भारत के करदाताओं को खुश कर देगा। साफ तौर पर लखोटिया जी यही संकेत दे रहे हैं कि नए वित्त मंत्री का हमें इंतजार करना चाहिए, अभी ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुख मनाएं इससे। अब गुड़गांव से नीरज बत्रा हमारे साथ फोन लाइन पर अपनी मां के लिए प्रॉपर्टी पर टैक्स से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। नीरज जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार लखोटिया जी। नमस्कार जी, बोलो जी भैया। लखोटिया जी एक सवाल था छोटा सा। हाँ जी। एक्चुअली मेरी मम्मी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 2002 में। आपने खरीदी थी? अच्छा, मम्मी ने खरीदी, ओके। तो उसकी रजिस्ट्री वैल्यू थी 2 लाख रुपए। 2 लाख में खरीदी, ठीक है। उसको 2013 में बेचा और रजिस्ट्री वैल्यू है 8.5 लाख रुपए। अच्छा, वाह वाह, मम्मी ने 2 लाख की चीज 8.5 लाख में बेच दी। मम्मी भी होशियार हो गई, बहुत बढ़िया। अब बतलाइए तकलीफ। उसके बाद मम्मी ने एक और मकान खरीदा। हाँ, वो खरीदा 8.5 लाख की रजिस्ट्री पे। अच्छा जी। और उसको 2013 में 6 महीने बाद ही उसको सेल आउट कर दिया 9 लाख की रजिस्ट्री पर। बहुत, मम्मी भी अब बिजनेस माइंडेड हो गई है, 50,000 प्रॉफिट ज्यादा मिल गए तो बेच दिया। अब क्या आगे फिर क्या हुआ? सर आगे ऐसा हमारा विचार भी प्रॉपर्टी खरीदने का है नहीं। ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मैं ये पूछना चाहता था, मुझे क्या कैपिटल गेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या? समझ गए जी। अब एक चीज ये देखो, पहले एक कागज पे लिखो केवल एक डेट। मम्मी ने जो प्रॉपर्टी 8.5 लाख में बेची वो कौन सी तारीख को बेची, पहले डेट लिखो। अगर उस तारीख के आज अगर 6 महीने बीत गए हैं तब आपके लिए टैक्स बचाने का विकल्प बिल्कुल समाप्त है, क्योंकि कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश हम उस समय तक कर सकते हैं जब हमारी प्रॉपर्टी को बेचे 6 महीने के अंदर अंदर हम बॉन्ड खरीद लें। आपकी मम्मी ने प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, नई प्रॉपर्टी फिर बेच दी, 50,000 फिर कमाई कर लिए। 50,000 पे मम्मी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। पर अगर कैपिटल गेन आज बचाना चाहते हैं तो एक ही बात देखना है, मम्मी ने 8.5 लाख रुपए की पुरानी प्रॉपर्टी कौन सी तारीख को बेची। क्या आज के दिन 6 महीने बीत गए? अगर बीत गए तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप केवल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भुगतान करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यश अग्रवाल को अपने दादाजी के भाई से 2 लाख रुपए गिफ्ट में मिले हैं। यश जानना चाहते हैं क्या इस गिफ्ट की रकम पर उन्हें टैक्स देना होगा? बात तो सिंपल सी है, पर अनफॉर्चुनेटली इस धारा 56 के तहत अगर हम देखें और डिटेल कैलकुलेशन करें कि रिलेटिव कौन है तो ये इनके रिलेटिव ही नहीं कहलाएंगे। ऐसे में क्या करे, बेहतर है अपने दादा आदि से पिताजी के नाम में गिफ्ट ले लें और पिताजी से अपने नाम में गिफ्ट ले लें, टेंशन का काम ही नहीं। संतोष सचदेवा जी का सवाल लेते हैं। संतोष जी ने 31 मार्च 2014 यानी फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 80 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि उन्होंने वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को 80 साल पूरे किए हैं। तो ऐसे में संतोष जी जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन होने का फायदा मिलेगा या नहीं? बहुत ही फायदे की बात है, एकदम पिन पॉइंटेड। लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 मार्च 2014 को बन गए सुपर सीनियर सिटीजन। बिल्कुल फायदा मिलेगा भैया आपको। 5 लाख रुपए तक इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। इनकम टैक्स नहीं लगने वाला, तो खुशी है आपके लिए। थोड़ा सा बच्चों के लिए इसमें से कुछ गिफ्ट ले आओ ताकि आपकी खुशी और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए, सचदेवा जी के लिए तो अच्छी खबर है, वो बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं सुपर सीनियर सिटीजनशिप का। इसी के साथ लखोटिया जी धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए टैक्स से जुड़े इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है टैक्स से जुड़ा जो आपको परेशान कर रहा हो तो भेजिए इसे आप सीधा टैक्स गुरु को। आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल, दीजिए लिखकर स्पेस दीजिए अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में यह पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी आप भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो आज टैक्स गुरु में इतना ही, हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।